गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सोनू आप सभी का स्वागत करता हूं आज की जनरल स्टडीज़ क्विज के अंदर। इस क्विज के अंदर हम कुछ 5 से 7 एमसीक्यूज लेंगे और उनको समझेंगे स्टेटमेंट के साथ कि हम इनको किस तरह सोल्व कर सकते हैं और राइट ऑप्शन तक हम जा सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमेटी ऑन एस्टिमेट इज और आर करेक्ट। सबसे पहले दिमाग में आएगा कमेटी ऑन एस्टिमेट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए पहली स्टेटमेंट पे जाते हैं। इट इज ए पार्लियामेंट्री कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स नॉमिनेटेड एवरी ईयर बाय लोकसभा अमंगस्ट इट्स मेंबर। पहली स्टेटमेंट पढ़ो तो उसको वहीं से देखो, क्या है पार्लियामेंट्री कमेटी है कंसिस्टिंग ऑफ 30 मेंबर्स, तो आपका दिमाग जाएगा 30 है 20। अगर आपने वो चीज़ अच्छे से रिकॉल या रिवाइज नहीं कर रखी तो इसे आप एक डाउटफुल तरीके से सोचने की स्टार्ट करेंगे। फिर आप आते हैं नॉमिनेटेड, वो नॉमिनेटेड है या इलेक्टेड है या कोई और वे है इसको चूज करने की। एवरी ईयर, हर ईयर, अब यहाँ पे जाएंगे बाय लोकसभा अमंग्स इस मेंबर। अब लोकसभा आएगा या राज्यसभा आएगा, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएंगे। दिमाग में 3 चीज ट्राई की, आप पहली स्टेटमेंट को डाउटफुल में डाल देंगे, ठीक है। ऐसा जनरली लोग करते हैं और हर एस्पिरेंट करता है। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट पर आते हैं। If a member of committee is appointed a minister, the member cease to be member of committee from the date of such appointment. कोई मेंबर मिनिस्टर बना दिया गया तो क्या है कि वो मेंबर उस कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा उसी डेट से जिस दिन वो मिनिस्टर बन गया। अब ये पढ़ी हमने, हमें ये स्टेटमेंट कुछ हद तक ठीक लगेगी जब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये समझिए ये चीज़ें हमें पता नहीं है, हमें इनके बारे में नॉलेज नहीं है, पर हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सही मान लेते हैं, सही हो सकती है। तीसरी हमने पढ़ी, इट सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अल्टरनेटिव पॉलिसी, क्या ये सच में अल्टरनेटिव पॉलिसी के बारे में बात करता, पर क्या सजेस्ट और रिकमेंड या इम्प्लीमेंट, ये दिमाग में आएगा तो थोड़ा हमें लगेगा ये सजेस्ट कर रहा है। अब सबसे पहले समझिए, देखिए मैं समझाता हूँ इन चीज़ों को। पहली बात तो कमेटी ऑन एस्टिमेट की बात कर रहे हैं। देखिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी कमेटियों का बारे में बताया गया है। हाँ, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनके बारे में बात नहीं की गई, बस उनके जगह जगह उनका नाम लिया गया। तो कुछ कमेटीज हैं, कुछ परमानेंट है, कुछ एडहॉक है। परमानेंट कमेटीज वो होते जो हर ईयर बनाई जाती हैं, कुछ टेन्योर के बाद बनाई जाती है, उनका फिक्स टेन्योर होता है, उनका जो वर्क है वो फिक्स होता है, जैसे कमेटी ऑन एस्टिमेट, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इस तरह की कमेटियाँ। और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी, जब जरूरत पड़ी उनको बनाया, उसका काम हुआ, उनको हटा दिया गया, मतलब वो अपने आप डिजोल्व हो गई। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दिमाग में क्या 30 मेंबर्स, हो सकता है सही हो नहीं हो, नॉमिनेटेड सही हो, गलत हो डाउटफुल डाला, पर हम इसको डाउटफुल में डाल दें। नॉमिनेटेड हो सकता है, नहीं हो सकता, 30 मेंबर है, 22 है, कितने नहीं पता। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 + 7 होते हैं, 15 बंदे लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं, और यहाँ बोला है ओनली लोकसभा। अब ये दिमाग में जा रहा है तो हम इसको थोड़ा डाउटफुल में डाल देते हैं, एग्जाम में भी यही करते हैं हम लोग। दूसरा इसने बोला मिनिस्टर बन गया, तो ये हमें जनरली स्टेटमेंट सही लगेगी, क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर, सोचिए उसी कमेटी का मेंबर होगा तो वो उस कमेटी के, कोई कमेटी का क्या काम है, जो गवर्नमेंट की फाइनेंस है, उसकी पॉलिसीज है, उसके बारे में डिस्कस करना। तो कोई भी मिनिस्टर जनरली किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं होता है। तीसरा क्या, ये सजेस्ट अल्टरनेटिव, हाँ सजेस्ट कर सकता है अल्टरनेटिव पॉलिसीज कमेटी। अगर ये बोलते इट इम्प्लीमेंट, इट इन्फोर्स, वो नहीं हो सकता, कोई कमेटी का काम सजेशन देना है। फिर तो अगर कमेटी ही इंप्लीमेंट करने लग गई, वो स्पेशली पार्लियामेंट्री कमेटीज, तो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये भी हमें थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले पे हमें डाउट लगा है और ये सही बात है। क्यों, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, हम पहले पे डाउट मारते हैं तो पहला हमारा कैंसिल हम कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन क्या बचा, 2 और 3 आंसर। तो सही क्या है, ये सही बात है। 30 ही मेंबर होते हैं कमेटी ऑन एस्टिमेट में, ठीक है, और ये 30 के 30 मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं और ये नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉट इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ये बात याद रखिएगा। इस तरह से हमें आंसर तक पहुंचना है। पहली बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। डी ऑप्शन है, कमेटी ऑन एस्टिमेट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1950, 1950 में पहली बार बनाई और 30 मेंबर होते हैं और इलेक्टेड एवरी ईयर, मतलब हर ईयर लोकसभा से लिए जाते हैं 30 के 30 मेंबर। तो पहली स्टेटमेंट हमने बात की थी, ठीक हो गई। दूसरी,
चेयरपर्सन ऑफ कमेटी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर अमंग्स इट्स मेंबर। तो चेयरपर्सन होगा उसको कौन अपॉइंट करेगा? स्पीकर। लॉक्स कौन, किसका स्पीकर? लोकसभा का स्पीकर। मिनिस्टर उस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। अगर कोई मेंबर मिनिस्टर बन जाता है तो वो मेंबर उस कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा जिस दिन उसकी अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर हुई है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट हो गई। और टर्म कितना है? 1 ईयर है। 1 साल के लिए कमेटी ऑन एस्टीमेट चुनी जाती है। कुछ फंक्शन देख लेते हैं। टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमी इज इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी अंडरलाइन द एस्टीमेट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। मतलब जो इकोनॉमिक के और ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है, कितना एस्टीमेट हुआ, कितने खर्चा हुआ, किस तरह से उसमें चेंज आया, उसके बारे में बात करती है। और ये अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करती है कि टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब मान लीजिए कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, इस तरह से ये डिपार्टमेंट है, इसके अंदर इतना खर्चा इस तरह से होगा, तो सजेस्ट करेगी कि इस तरह की पॉलिसी को हम इस तरह भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे या ना करे, बस उसका काम है सजेस्ट करना। और ये भी एग्जामिन करता है जो मनी दिया हुआ लेड आउट है वो लिमिट के अंदर है, पॉलिसी के अंदर या नहीं है। और यही कमेटी ऑन एस्टीमेट के बारे में। और अलग अलग कमेटी पे पब्लिक अकाउंट कमेटी है और पार्लियामेंट्री वुमन के ऊपर भी कमेटी है, तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं 24, तो वो अलग कमेटी। हम यहाँ पे हमने एस्टीमेट के बारे में सोल्व किया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवेक्शन इज आर करेक्ट? पहला पढ़िए, इन ट्रॉपिकल रीजन्स। पहला ट्रॉपिकल रीजन सबको पता होना चाहिए, कहाँ पता है? जो इक्वेटर के अराउंड 30 और 30 के बीच होते हैं, या 20 और 25 के बीच होते हैं। 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, या 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ, अराउंड इसके अराउंड होते हैं। इन ट्रॉपिकल रीजन particularly in the northern India during summer season local winds are called loo is the outcome of advection process। अब देखिए आपने पढ़ा, ठीक है, यहाँ तक समझ सबको आया। इज आउटकम एडवेक्शन, आपका दिमाग वहाँ पे काम करेगा। एडवेक्शन है, रेडिएशन है, या एडवेक्शन है, रेडिएशन है, या कोई दोनों का मिक्सचर है, या कुछ और प्रोसेस है। तो यहाँ आपको डाउटफुल लगेगा, ठीक लग सकता है। अब ये आजकल यूपीएससी क्या कर रही है, जो डाउटफुल लगता है उसको सही मानने लगी है, और स्टेट पीसीएस पे ऐसा कर रहे हैं। तो इवन सीएपीएफ के अंदर, आप सीडीएस में, सीएससी में, सब जगह ऐसा। दूसरा देख, इन द मिडिल लैटिट्यूड्स, मिडिल लैटिट्यूड पता होगा, जो भी आप 30 से 45 के बीच में जो एरिया उसको हम बोला जाता है। मतलब वो वेरी कर सकता है 5 to 10 डिग्री अपर नीचे, साउथ और नॉर्थ में। मोस्ट ऑफ डायरनल वेरिएशन, मतलब दिन और रात का जो वेरिएशन होगा डेली वेदर के अंदर, वो एडवेक्शन के थ्रू अलोन होता है। अब अलोन देखते 99% लोग इसको गलत मान देंगे, पर सच्चाई क्या है, ये सही है। और जो लू होती है, जो इंडिया में लू आती है, जो गर्मियों में बोलते लू आ गई है, लू लग रही गर्मियों में, वो भी एडवेक्शन प्रोसेस है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ 1 और 2। चलिए हम समझते हैं एडवेक्शन क्या होता है, किस तरह काम करता है, पहले ही समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एडवेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल, इस तरह हीट मूवमेंट कर रही है उसको। और मेनली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वर्टिकल मूवमेंट के हीट के ट्रांसफर के लिए, ठीक है। और हमने बात की पहले स्टेप में, इन मिडिल लैटिट्यूड क्या होगा, डे और नाइट में जो वेरिएशन होगा डेली वेदर में, वो किसके थ्रू होगा? एडवेक्शन के थ्रू अलोन। और इंडिया के अंदर जो लू आ रही है वो किसका प्रोसेस है? एडवेक्शन के थ्रू। तो याद रखिएगा, आजकल हम सोचते हैं एडवेक्शन अलोन लिख दिया तो गलत होगा, नहीं, तभी बोलते हैं रीड रिवाइज रिवाइज। अगर आपने अच्छे से किया तो आप सही आंसर पर जा सकते हैं। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। अब अलग चीज़ में तो एडवेक्शन होगा, रेडिएशन हो जाएगा, और कंडक्शन हो जाएगा, कन्वेक्शन हो जाएगा, उनके बारे में अलग से पढ़ेंगे कभी, मतलब जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो हमने एडवेक्शन हॉरिजॉन्टल के बारे में बात की है, ठीक है। तीसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर इज और आर करेक्ट? विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में इसमें। देखिए पहली स्टेटमेंट शुरू से पढ़िए। द किंग एंजॉयड द एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन एग्जीक्यूटिव मैटर्स बट नॉट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड जुडिशरी मैटर्स। अब दिमाग में जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वर्ड देखा, हमें लगेगा गलत हो सकता है। जैसे पहले ऐसा होता था यूपीएससी बहुत से एग्जाम में, एब्सोल्यूट आ गया, और एग्जीक्यूटिव, या ऐसा हो सकता है किंग को सिर्फ, अबे बात सोच के देखिए, क्या किंग को सिर्फ एब्सोल्यूट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव मैटर में होगी,
लेजिस्लेटिव में होगी नहीं, जुडिशरी में होगी नहीं, ऐसा हो सकता है? आप सोचिए। हाँ, ये दिमाग में आपको डाउटफुल लगा। सेकंड, द सक्सेशन वाज हेरिडिटरी। सक्सेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दिमाग में जाएगी। पर मोस्टली जो किंग्स थे उनकी हेरिडिटरी सिस्टम था, हम इस चीज़ को मान लेते हैं जनरली, तो हम इसको सही भी कर देते हैं था, पर वो उनमें था या नहीं है श्योर नहीं है, पर जनरली होता था, हम इसको थोड़ा सही मानने की, इसको हम डाउट में डालने की कोशिश करते हैं। विजयनगर रूलर्स गेव फुल पावर्स टू लोकल अथॉरिटीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब फुल पावर, फिर दिमाग में ऐसे कैसे हो सकता है, फिर हम इसको डाउटफुल। अब हम फंस गए भैया, हमें दो थोड़ा सही लग रहा है, हम दो पे ए बी और सी में फंस गए, तो बहुत दिक्कत होगी। अब हम क्या सोचेंगे, हमारा दिमाग जाएगा फुल पावर्स, तो हम तीसरे ऑप्शन को गलत करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास क्या बचता है, 1 और 2 सही बचता है। पर दिक्कत क्या है, आजकल यूपीएससी जिस तरह के क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, थर्ड वाली, 2 और 3 करेक्ट है एब्सोल्युटली। तो गलत कौन सा हुआ, पहले वाला, उसको एग्जीक्यूटिव में थी बट लेजिस्लेटिव और जुडिशियल मैटर में एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं था किंग उस टाइम पे, तो 2 और 3 ठीक हुआ। तो ये बात याद रखिएगा, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है जो हमें लगता है गलत होंगे वो होंगे। तो अब समझते हैं विजयनगर के कुछ पार्ट को, हम समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली था क्या वहां पर। तो अब वो भूल जाइए कि ब्लाइंड फेथ है, फुल पावर लिख दिया, लोकल नहीं मिलेगी तो आप गलत मारेंगे। अब वही बात है, अगर रिवाइज ज़्यादा करोगे, चीज़ों को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्लियर होगा, वरना नहीं होगा क्लियर। चलिए, द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द विजयनगर एम्पायर वॉज वेल ऑर्गेनाइज, ये सही बात है। किंग एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव मैटर्स। पहले क्या था, किंग एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन एग्जीक्यूटिव बट नॉट इन, तो पहला गलत हो गया, ठीक है, समझे, क्योंकि किंग है यार। एक बात सोच के देखिए, इंडियन हिस्ट्री अब जितनी भी पढ़ी आपने, मुगल्स पढ़े आपने, दिल्ली सल्तनत, गुप्ता, चोला, जितने पढ़े, ऐसा कभी नहीं होता। अब इवन सीरियल्स देखे होंगे कि किंग को एग्जीक्यूटिव में तो पावर थी, पर जुडिशरी कोई और देख रहा है, लेजिस्लेटिव कोई और देख रहा, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, पर यहां पर था कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, किंग एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी, ठीक है। तो पहली इनकरेक्ट हो गई। दूसरी है सक्सेशन ऑफ टू द थ्रोन वाज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी, ये हमने पहले बात की विजयनगर के बारे में, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट राइट हो गया। थर्ड देखिए, एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड मंडलम्स, नाडूज, सतलाज, फाइनली ग्रामा। मंडलम सबसे बड़ी यूनिट, नाडूज उसके बाद छोटी, फिर सतलाज, फिर ग्रामाज। तो ये कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी, ग्रामाज थी, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी थी, मंडलम्स थी, फिर तो ये सीक्वेंस याद होनी, मंडलम, नाडू, सतलाज, ग्रामाज। द गवर्नर ऑफ मंडलम्स कॉल्ड मंडलेश्वरा और नायक सॉरी, ठीक है, नायक। तो याद होना चाहिए कि मंडलम का जो चीफ था, मैच द फॉलोइंग दे देंगे, मंडलेश्वरा दे देंगे, नायक दे देंगे, तो किसके साथ मैच होगा, तो आपको पता होना चाहिए। विजयनगर रूलर्स gave full powers to the local authority in the administration, hence it is correct statement। फुल पावर दी थी लोकल लेवल, ग्रामीण लेवल पे, ग्रामा लेवल पे, कि वो वहाँ से टैक्स ले सकते थे, वहाँ की लैंड को भी असाइन कर सकते थे, किस तरह से, वो पूरा स्ट्रक्चर में वो अलग से पढ़ेंगे, पर यहाँ समझिएगा, ठीक है। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। Which of the following statement about गोदावरी रिवर ड्रेनेज सिस्टम इज और आर इनकरेक्ट। पहले बात है कि कभी कभी सिली मिस्टेक्स आपके सिलेक्शन को रोकती हैं। याद रखिए, जो क्वेश्चन सबका ठीक है, आपका गलत हो रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कितना भी अच्छा आता हो। जो सबका ठीक है वो आपका ठीक होना चाहिए भैया। कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, वो आप पढ़िए, ढंग से पढ़िए, आराम से सोचिए, टाइम लीजिए, क्वेश्चन तक पहुंचिए। इट राइजेज नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री। चलिए, हमें जिसने पढ़ा है वो झट दे जाएगा, नहीं महाबलेश्वर तो सह्याद्री नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सह्याद्री कौन सा नीचे का पार्ट है, जो महाराष्ट्र नीचे की तरफ, कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं, वहाँ का पार्ट है, तो ये तो नहीं हो सकता होगा, दिमाग में आएगा, तो ये किसका होगा, किसी और का होगा, तो आप इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करेंगे। दूसरा, पेनगंगा, वर्धा, सबरी, मंजरा और लेफ्ट बैंक। एक देखिए, बहुत से लोगों के दिमाग में डाउट होता है लेफ्ट राइट के होते हैं, चलिए बता देता हूँ। डायरेक्शन ऐसे जा रही है किसी रिवर की, यहाँ आप अपने आप को खड़े कर लीजिए, इस रिवर के ऊपर खड़ा कर लीजिए,
इधर राइट हैंड है तो ये जो यहाँ से आएंगी वो राइट होंगी, यहाँ से आएंगी लेफ्ट। कहीं भी कोई रिवर जा रही हो, मान लो ये जा रही है, यहाँ आप खड़े हो जाइए इस रिवर के ऊपर इस तरफ मुंह कर कर, जो आपका राइट हैंड होगा उधर से राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज और इधर से लेफ्ट वाली ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, तो पेनगंगा, वर्धा, सबरी, मंजरा लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज और गोदावरी। बिल्कुल सही बात है ये भाई, ये आपको पता होनी चाहिए कि ट्राइब्यूटरी कौन सी, पेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती कहाँ पे है। इट इज़ नेविगेबल ओनली इन डेल्टाइक रीजन। बिल्कुल सही बात है। तो क्या सही होगा, 2 और 3। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, गोदावरी इज लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर सिस्टम, सबसे बड़ी है, इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। और ये कहाँ से निकलती है, त्रिम्बक प्लेट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र और बे ऑफ बंगाल में ये जाके अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट में क्या दिया था, महाबलेश्वर सह्याद्री, वो किसके लिए, कृष्णा रिवर जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है वो निकलती है महाबलेश्वर में। ठीक है, देखिए सेकंड ट्राइब्यूटरी जो वो पता होनी चाहिए भैया। सबसे पहले तो कौन कौन से स्टेट से जाते हो, देखिए महाराष्ट्र से निकली है तो महाराष्ट्र से जाएगी, मध्य प्रदेश से जाएगी, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जाएगी, उड़ीसा से जाएगी और आंध्र प्रदेश से। अब कुछ के दिमाग में उड़ीसा से कहाँ जाएगी भैया, इसकी ट्राइब्यूटरी जो है वो भी इसी का पार्ट है ना, ऐसे ये वाला इसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो उसकी बात करते हैं हम लोग हमेशा, जब भी बात करेंगे उसकी बात है। तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज देखिए, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आर द लेफ्ट बैंक। इसको देखिए, ये आपको रट्टे मारो याद करो होना चाहिए, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये तो लेफ्ट बैंक होगी। एक राइट बैंक ट्राइब्यूटरी जो इंपोर्टेंट ट्राइब्यूटरी, छोटी छोटी हो सकती हैं और भी, पर जो मेन है वो है मांजरा। इट इज द मतलब ये इंपॉर्टेंट है राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, तो इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, अब देखिए गोदावरी में फ्लड आते हैं और हैवी जब फ्लड आएगा तो ये मेनली जो उसमें था ना कि नेविगेबल कहाँ होगी, ओनली द लोअर डेल्टा रीजन है वहाँ पे ये नेविगेबल होगी। ठीक है, अब किस तरह की हमने बात की थी, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, देखिए ये हमने बात की थी इसके बारे में। और इसकी ट्राइब्यूटरीज की बात की तो कौन कौन से, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी, मिनेरो, ये इसकी ट्राइब्यूटरी। ये आपको याद होनी चाहिए, वो नहीं हो सकते आप भूल जाओ। अगर आप एक भी कभी कभी क्या करेगा, एक रिवर दे देगा, 5 ट्राइब्यूटरीज लिख देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। अब आप भूल जाए, इंद्रावती दे देगा नीचे, आपको अगर याद नहीं है तो भूल जाओगे, तो थोड़ा आइडिया हो, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी, मिनेरू, एक राइम बनाइए इनके बारे में, कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी, मिनेरू, तो उस राइम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये इस रिवर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रैयतवाड़ी सेटलमेंट इज और आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट देखिए, अनलाइक द बंगाल सिस्टम रेवेन्यू वाज डायरेक्टली सेटल विद राइट। अब बंगाल सिस्टम में क्या था, देखिए अब सबको बंगाल में क्या था, परमानेंट सेटलमेंट थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा वो लगाई गई थी 1793 में। ठीक है, वो बंगाल सिस्टम है, तो उसमें क्या था, जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो जमींदार के साथ सेटलमेंट होती थी डायरेक्टली, और यहाँ रेवेन्यू क्या डायरेक्टली सेटल विद राइट्स। तो क्या सही, राइट्स मतलब जिनके पास वो जमीन थी, जिनकी वो डायरेक्टली जमीन थी उनकी, तो वो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस इन बंगाल एंड बिहार रीजन। देखिए सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट आई थी, आपको सबको पता होगा, अगर आप जनरली सोचें जो कंपनी रूल था वो बंगाल से स्टार्ट होता है, कॉर्नवालिस 1773 में आता है, 1773 में लॉर्ड हास्टिंग होता है। अब सोचिए उस टाइम पे सबसे पहले वो कहाँ होगा, रैयतवाड़ी कैसे बंगाल बिहार में, तो सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट थी वो बंगाल बिहार में थी, ना कि रैयतवाड़ी। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसको जनरल तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए, आप आंसर तक जा पाएंगे। हर जगह नहीं जा सकते, पर कुछ जगह आप जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं चीज़ें, अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, पर ट्राई कीजिए कि सही आंसर तक आप पहुंच पाए। लैंड वॉज रीसर्वेड एवरी 30 ईयर्स एंड रेवेन्यू रेट इंक्रीज। यहाँ दिक्कत होगी, यूपीएससी ब्लॉग्स होते हैं, डाटा गलत देती है, हो सकता है डाटा गलत हो और रेवेन्यू रेट इंक्रीज हो, ये सही हो। अब दिमाग में आएगा हम डाउटफुल डाल देंगे और हम सेकंड थर्ड को गलत कर देंगे और 1 क्लिक कर देंगे राइट के लिए, पर ऐसा नहीं है, ये सही है। तो 2 गलत है, तो 1 और 3 इसका आंसर होगा। बहुत खेल रहा है यूपीएससी नंबर से, पहले गलत नंबर देता था, आज वो सही नंबर दे रहा है, ओनली में सही दे रहा है वो लोग।
देखिए भैया, रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन 1820 में बॉम्बे, डेक्कन, पार्ट ऑफ आसाम, ये बंगाल था, इसके साथ का जो आसाम था उसमें भी रेतवारी सिस्टम गया, उसको रेतवारी सेटलमेंट बोला गया। देखिए सबसे पहला इस चीज में स्टेटमेंट वो तरीके से बना सकता क्वेश्चन कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड 1820। फिर इन स्टेट्स का नाम बॉम्बे, डेक्कन, आसाम इनका नाम दे देता या इनकी जगह कुछ और दे देता, तो आपको अच्छे से रिकॉल होनी चाहिए चीजें। बट परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल रीजन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, जैसे मैंने बात की थी, ठीक है। Unlike the Bengal system, revenue was directly settled with rights. But the permanent settlement was made with Rajas and Talukdars of Bengal. Later on, they are classified as जमींदार। मतलब जो पहले तालुके थे, राजा थे, उन्हीं को बाद में वो छोटे लोग कुछ उनमें जमींदार बन गए, बाद में उनको बाद में जमींदार बोला गया, उनको ज़मीन दी जाती थी परमानेंट में, और उनसे वो लोग रेंट लेते गांव से, और उनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लेती थी, उनसे वो टैक्स वसूलती थी। एंड दे हैड टू पे रेवेन्यू डिमांड दैट वाज फिक्स इन परपेचुइटी। मतलब परमानेंट सेटलमेंट में एक फिक्स कर दिया, भाई इतने 100 रुपए लेंगे, तो ब्रिटिश को सोचिए एक फैमाइन आए कुछ भी आए वो फिक्स हो गया, तो इससे बहुत सी चीज़ें हो गई थी, वो अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ने की चीज़ें हैं, पर यहाँ इतना समझिए ये ऐसा होता था। ओके, रैयत में क्या था, एवरेज इनकम फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स वर एस्टिमेटेड, द रेवेन्यू पेइंग कैपेसिटी ऑफ राइट वर असेस्ड एंड ए प्रोपोर्शन ऑफ इट्स फिक्स्ड एज ए शेयर ऑफ स्टेट। मतलब डिफरेंट सॉइल को एस्टिमेट किया कि हाँ भाई इतना रेवेन्यू यहाँ पे बनता है, इतना रेवेन्यू यहाँ पे, और जो लैंड थी हर 30 साल में रीसर्वे किया जाएगा और उसके रेवेन्यू रेट इंक्रीज किए जाएंगे। तो रेवेन्यू डिमांड वाज नो लॉन्गर परमानेंट नहीं रहेगी, अब 100 रुपये नहीं रहेंगे, 30 साल बाद 120 होंगे, 130 हो सकते हैं, उसको डिपेंड करेगा सॉइल कैसी है, किस तरह की वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है, किस तरह का उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें, एक महलवारी भी होती है वो अलग है, मतलब वो इसी का पार्ट है। तो वो ये है कि अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इतना ही समझना काफ़ी हमें, ठीक है। चलिए, विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओशियनिक क्रस्ट इज थीकर एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। देखिए भैया, ओशियनिक क्रस्ट थीकर होगी, सोचिए एक बात सोचिए, ये माउंट एवरेस्ट है, ये पैसिफिक ओशियन है, तो डेफिनेटली ओशियन क्रस्ट थिक नहीं होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिकर होगी। ओशियन क्रस्ट तो थीनर होगी क्योंकि वो बसाल्टिक है, ओशियन क्रस्ट इज बसाल्टिक, और वो नीचे की साइड है, ये कॉन्टिनेंट है, और इसका लोअर पार्ट है वहाँ पे ओशियनिक क्रस्ट है, तो ओशियनिक क्रस्ट क्या होगी, थीनर होगी एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है यहाँ से। अपर मेंटल इज मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, बिल्कुल सही बात है। 3 पार्ट होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, और जो अपर मेंटल है वहाँ से मैग्मा राइज होते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट है, उसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फीयर। तो 2 और 3 ठीक होंगे तो पहला स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्रस्ट द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ, इट इज ब्रिटल इन नेचर, जहाँ पे हम रहते हैं क्रस्ट है, और ये अपर पार्ट है, ठीक है, सबसे ऊपर का पार्ट है। द थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेरीज अंडर द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरिया। एक्चुअली क्रस्ट वो 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होती है, जो ये समझिए ओशियनिक क्रस्ट है, वहाँ तक ओशियनिक क्रस्ट जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंट है वहाँ 30 किलोमीटर तक ये जाती है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, ओशियनिक क्रस्ट क्या हुई, थीनर हुई, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या हुई, ये थीकर हुई, ये दे हो गया। और हाँ, हिमालय रीजन वहाँ 70 किलोमीटर तक भी थिक है क्रस्ट, क्योंकि वहाँ के अंदर जो डेंस पार्ट ज़्यादा है तो वो थिक होगी वहाँ पे। तो स्टेटमेंट की 1 की बात की थी, 1 करेक्ट हो गया। अगला चीज़ें, क्रस्ट के बाद क्या रहा, मेंटल आई, वो तो 5 से 30 किलोमीटर तक थी, जो मेंटल वो कितने तक होगी, 2900 किलोमीटर तक होगी, ठीक है। और अपर पार्ट मेंटल को क्या बोला जाता है, एस्थेनोस्फीयर बोला जाता है। तो अपर पार्ट ऑफ मेंटल प्लस क्रस्ट को क्या बोला जाएगा, लिथोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर का मतलब वीक पार्ट, वो एक्चुअली 400 किलोमीटर तक, पूरी मेंटल तो 2900 किलोमीटर तक है, पर जो अपर पार्ट मेंटल है एस्थेनोस्फीयर वो 400 किलोमीटर है, और यही मेन पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, जहां से मैग्मा निकलता है वोल्केनिक इरप्शन के रूप में।
अब देखिए इसकी थिकनेस की हमने बात की, 100 से 10 से 200 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, और ये सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है। थर्ड देखिए, अर्थक्वेक वेव वेलोसिटी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ करेक्ट मेंटल बाउंड। ओके, अब कोर की बात कर रहा है, कोर 6400 किलोमीटर तक होती है। वो आउटर कोर होगी, वो कैसी होगी, वो लिक्विड फॉर्म में होगी। इनर कोर होगी कि सॉलिड फॉर्म में होगी। अच्छा, हम यहाँ पे उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले, किस क्यों होगी, किस तरह होगी, वो फिर डीप हो जाता, पूरा टॉपिक है ये। तो हम क्वेश्चन के पार्ट तक पढ़ रहे हैं, वो समझिए, और आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ इनर कोर सॉलिड क्यों होगी, क्योंकि ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से वो सॉलिड होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धाज टीचिंग इज और आर करेक्ट। देखिए, बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट गॉड और नॉर रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सही है, गलत है? बिल्कुल सही बात है। बुद्धा ने ना तो ये बोला कि गॉड को एक्सेप्ट किया, ना ही रिजेक्ट किया। वो न्यूट्रल थे। ये समझे बुद्धा थर्ड पाथ पे थे। उनको ना तो एक्सट्रीम पे जाना था, ना किसी चीज़ के एक्सट्रीम पे नहीं जाना, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। उन्होंने कभी नहीं बोला कि गॉड को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। वो बस न्यूट्रल थे। जिसको मानना मानो, जिसको नहीं मानना मत मानिए। बुद्धा डिडंट मेक इट डायरेक्ट अटैक ऑन कास्ट सिस्टम। बिल्कुल सही, डायरेक्ट अटैक कभी नहीं किया बुद्धा ने। अगर उस टाइम पे बुद्धा डायरेक्ट अटैक करते तो देयर इज इशू। हाँ, उन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में बोला है कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है, पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया कि ये कास्ट गलत है, ये सही है, इसमें ये कमी है, ठीक है। बुद्धा वाज अगेंस्ट एनी सोशल डिस्टिंक्शन एंड थ्रू ओपन ऑर्डर टोल। बुद्धा किसी भी सोशल जो डिफरेंस था, डिस्टिंक्शन थे, लोगों के बीच में जो गैप था, उसके अगेंस्ट थे। और वो बोलते हैं सबके लिए बराबर है, इस तरह की बातें करते थे। तो इसके तीन ऑप्शन ठीक है। चलिए बुद्धा के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, पहली बात, बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ थे, उनके बारे में समझिए। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। पूरा संसार सफरिंग से है भाई। सबको दुख है, दर्द है, सुखी है, खुश है, कोई किस तरह है। और इस सफरिंग का रीजन क्या है? डिजायर, लालच, ग्रीड। आदमी कि मुझे ये मिल जाए, ये हो जाए, इसलिए मेरे साथ खराब हो गया, मेरे घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, उसका। तो तीसरा बुद्धा ने बोला, अब इफ डिजायर्स आर गेट रिड ऑफ, सफरिंग कैन बी रिमूव्ड। अगर आप डिजायर से अपने आप को दूर कर लेते हो कि भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ ज़्यादा चीज़ें, मुझे बस नॉर्मल रहना है, तो आप सफरिंग को दूर कर सकते हैं। और ये होगा कैसे? आपको 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। वो 8 फोल्ड पाथ क्या? देखिए सारे याद नहीं हो सकते 8 के 8, पर आपको एक आइडिया होना चाहिए। पहला, राइट व्यू, राइट रिजोल्व, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ये 8 पॉइंट है, ठीक है। इनको याद कर लीजिएगा। पहला बात सुनिए, बुद्धा नाइदर एक्सेप्ट्स गॉड नॉर रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। वो बोलते थे कर्मा को कर्म करो, जो गीता में बोला, इस तरह बुद्धा बोलते कर्म पे फोकस करो। मैं ना तो ये बोल रहा गॉड को मानो, या ना ये बोल रहा गॉड को, मतलब गॉड है या नहीं है इसके बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा। He argued that the condition of man in his life depend upon his own deeds। मतलब क्या कर रहा है, उसकी उस चीज के ऊपर उस आदमी की कंडीशन डिपेंड कर रही है लाइफ में। He thought that soul doesn't exist। वो मानते थे कि सोल एग्जिस्ट नहीं करती है। और अहिंसा, जो गांधी जी का अहिंसा था, बुद्धा भी मतलब बुद्धा में थे। बुद्धा ने अहिंसा का पाथ चुना कि जीव हत्या नहीं करनी, वो नहीं करनी, अहिंसा में रहना, किसी का लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, ठीक। बाय हिज लव फॉर ह्यूमन बींग्स एंड ऑल लिविंग क्रीचर ही इंडियर्ड हिमसेल्फ टू ऑल। सबके लिए वो बराबर थे, कोई आए कोई बात करे, कोई सबको प्यार की नजरों से देखते थे बुद्धा। Even under the gravest provocation, he didn't show the least anger and hatred. Instead, conquered everyone by his love and grace। मतलब कोई ज़्यादा उसको प्रोवोक कर रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे, बुद्धा को कुछ बहुत गलत बोल रहे हैं, तो भी वो गुस्सा नहीं करते थे। वो उस आदमी को प्यार और करुणा से जीतने की कोशिश करते। यही बुद्धा थे भैया। His religion was identical with morality and emphasized प्योरिटी ऑफ थॉट वर्ड। मतलब वही मोरल रहना, सही रहना, गलत नहीं करना, शांत से रहना, लोगों को प्यार से बात करना, प्यार से जीतना, यही बुद्धिज्म था और है। उस टाइम बुद्धिज्म में थोड़ा अंतर, आज थोड़ा अलग है, पर बुद्धा का पाथ फॉलो करना इतना ईजी नहीं है भैया।
ही वॉज ए रेशनलिस्ट हु ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स ऑन द लाइट ऑफ रीजन, मतलब वो चीज़ों को रीजन से ये चीज़ गलत क्यों है, इसमें सही क्यों है, ना कि ब्लाइंड फेथ पे कि ऐसा होता है ऐसा होना चाहिए, नहीं, वो उसके बारे में अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं, हाँ इस तरह से ये चीज़ गलत है, उसका ये क्यों है, उसका एक रीजन होता था उनके पास। दो ही डिडेंट मेक ए डायरेक्ट अटैक ऑन द कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट कभी नहीं बोले, डायरेक्ट नहीं बोले, पर वो सोशल डिस्टिंक्शन थी ना कि लोगों के बीच में गैप था, लोगों के बीच में लोग एक दूसरे के बीच में वो करते, तू मतलब तुम इससे हो, तुम्हारे बीच में ये डिफरेंस, हमारे बीच में, हाँ उसके बारे में वो हमेशा बोलते थे। बुद्धिज्म वो मोर ए सोशल देन ए रिलीजियस रिवोल्यूशन, बुद्धिज्म को रिवोल्यूशन नहीं ला रहे थे, वो एक सोशल थे कि यार सोसाइटी में लोग किस तरह रहेंगे, किस तरह, मतलब मोरलिटी के बेस के ऊपर वो बुद्धिज्म एक रिलीजन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, सब बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब आते दिमाग हम फंस जाते हैं COD में, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ए ग्रीन हाउस गैस बट आर्गन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, याद रखिएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन में फंस जाते हैं लोग, अच्छा फ्लोरेटेड गैसेज हैं क्या होगा, तो इस तरह आता है, तो आर्गन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। देखिए पहली बात ग्रीन हाउस होता क्या, देखिए एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है जिसमें हाँ जो अर्थ की हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एटमॉस्फेयर को हीटिंग के लिए। अगर हमारे यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो ना तो अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री होएगा, जो आज 15 डिग्री एवरेज है। सोचिए ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो, अर्थ हीट ना हो, एटमॉस्फेयर हीट ना हो, हम -18 डिग्री में रहें, मतलब सोचिए पूरा खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, इतना बुरा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके लिए, हाँ कुछ सोर्स है जिनके थ्रू ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्लोरिनेटेड गैस। देखिए अब फ्लोरिनेटेड गैस कुछ और भी हो सकते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या कुछ और एग्जांपल्स भी होंगे, तो ऑप्शन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गया, फ्लोरो और दूसरा फ्लोरिनेटेड गैस आ गया तो होता है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, मीथेन किससे होता है, ग्रोइंग पैडी से, बहुत बार आता है कि मीथेन में किसके, ग्रोइंग पैडी है, चावल खेती होती है, कैटल एक्सट्रैक्टर है, अलग अलग सोर्सेज हैं, वो पढ़ लीजिएगा आप इनको। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लेगी, रशिया से ली गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51A सवरन सिंह कमेटी 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान इनको ऐड किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। देखिए जब भी ये मुझे नॉट पार्ट ऑफ, इसमें एक चीज देखिएगा, ड्यूटी कैसे करवाई जाती है, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है ना, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। देखिए टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, हाँ मुझे मेरे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को बचाना है, बिल्कुल सही बात है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड, हाँ मैम बोलते हैं भाई ये मत तोड़, ये मतलब कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी, इसका नुकसान मत कर, ये चीज़ हमारे होती है। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी बाय वुमेन, हाँ औरतों की इज्जत करो, वो करो, ये चीज़ भी एक ड्यूटी आ रही है। देखिए अब इसके आंसर तक कैसे जाए, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्ट। एक बात सोचिए, हम सिटीजन ये काम कर सकते हैं क्या, मॉन्यूमेंट का प्रोटेक्शन ऑफ प्लेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, हाँ हम उसके अंदर गंदगी नहीं फैला सकते, हम उस प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड कर सकते हैं, हम उसकी देख रेख कर सकते हैं, पर हम उसको प्रोटेक्ट और इतना लेवल है तो ये किस काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है ना, गवर्नमेंट कर सकती है ना, तो ये इज नॉट ए फंडामेंटल। पर एक आंसर तक पहुंचने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। अब ये ड्यूटीज है, आप आराम से पढ़िएगा और इनको समझिएगा ये, ठीक है। जैसे रेस्पेक्ट आइडियाल्स इंस्टीट्यूशंस, एक बात हो नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग नहीं है, स्ट्रगल की यूनिटी इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, तो एक एक पढ़ लीजिएगा आराम से, ये बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, चलिए भैया आज के लिए इतना ही काफ़ी था, बहुत से क्वेश्चन हो गए, मतलब बहुत ही 8-9 क्वेश्चन थे, तो आपको समझ आए होंगे किस तरह सोल्व करना है, किस तरह रिवाइज करना है, और क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय।